वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दो टॉपिक को कवर करेंगे, फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट हम पहले वाली वीडियो में जान चुके हैं कि फैक्ट क्या होता है। आज की वीडियो में सेक्शन 3 में हम फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 डिफाइंस फैक्ट एंड इशू। सेक्शन 3 हमारे किसके बारे में बताता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का फैक्ट एंड इशू के बारे में बताता है। क्या होता है फैक्ट एंड इशू? इट मीन्स एनी फैक्ट from which either by itself or in connection with some other fact। अब देखिए हमारा फैक्ट इन इशू क्या होता है? कोई भी फैक्ट from which either by itself यानी कि वो इंडिविजुअल फैक्ट ही और इन कनेक्शन विद सम अदर फैक्ट, और वो किसके साथ? किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट होके, यानी कि कुछ और फैक्टों के साथ कनेक्ट होके क्या बता रहा है? या तो कोई फैक्ट इंडिविजुअली या किसी और फैक्ट के साथ कनेक्ट होके क्या बता रहा है, क्या कर रहा है? द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी। ये 7 थिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी फैक्ट या वो फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड होके, कनेक्शन में आके क्या बता रहा है किसी भी के बारे में, यानी कि किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी की क्या एग्जिस्टेंस को बता रहा है, या राइट, डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी की क्या बता रहा है? नॉन एग्जिस्टेंस को बता रहा है, या राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के नेचर के बारे में बता रहा है, या एक्सटेंट किसके बारे में? राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के एक्सटेंट के बारे में बता रहा है। तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? हमारा फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। समझे? ये बेयर एक्ट को समझना। बेयर एक्ट क्या कहना चाहता है? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। कोई भी फैक्ट हमारा क्या बता रहा है? किसी भी राइट की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, किसी भी नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है राइट की, या नेचर ऑफ राइट बता रहा है, या एक्सटेंट ऑफ राइट बता रहा है। तो वो फैक्ट हमारा क्या कहलाएगा? फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। कोई भी फैक्ट हमारा एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, लाइबिलिटी की नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, लाइबिलिटी के नेचर के बारे में बता रहा है, लाइबिलिटी की एक्सटेंट के बारे में बता रहा है। कोई भी फैक्ट हमारी डिसेबिलिटीज की एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, डिसेबिलिटी की नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, डिसेबिलिटी के नेचर के बारे में बता रहा है, और डिसेबिलिटी के एक्सटेंट के बारे में बता रहा है। तो वो फैक्ट या वो फैक्ट किसी और फैक्ट के साथ किसी भी इन सब चीजों को 12 पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। क्लियर? अब समझे बच्चों? अब यहां समझना, ये 3 जो वर्ड्स हैं और ये 4 जो वर्ड्स हैं, उनके बारे में, कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं कि कोई भी राइट की एक्सिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या एक्सटेंट के बारे में कोई भी फैक्ट बता रहा है, वो फैक्ट हमारा क्या कहलाएगा? फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। कोई भी फैक्ट हमारा किसके बारे में? हमारे लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, नेचर के बारे में, एक्सटेंट के बारे में बता रहा है, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। कोई भी फैक्ट हमारा किस बारे में बता रहा है? डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, नेचर के बारे में, एक्सटेंट के बारे में बता रहा है, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। असर्टेड और डिनाइड बाय द पार्टीज इन सूट और प्रोसीडिंग्स, यानी कि एक पार्टी क्या कर रही है? असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है? डिनाई कर रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए और बी का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। ए कहता है मुझे बी से 10 लाख रुपए लेने, बी कहता है मुझे 10 लाख रुपए देने ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो यहां क्या हो रहा है? जो फैक्ट्स हमारे ए के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होंगे राइट के, जो फैक्ट हमारे बी की लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होंगे, वो सारे फैक्ट और भी बहुत सारी चीजें जो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी के बारे में बता रहे होंगे, तो बी भी हमारा क्या करेगा? प्रूफ करेगा, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बी। तो वो सब चीज क्या होंगी? हमारे वो सारे फैक्ट, या कोई फैक्ट कनेक्शन में दूसरे फैक्ट के साथ, किन्हीं भी इन दोनों की पार्टीज के बीच में एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होंगे, राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटीज के बारे में, या उनके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे होंगे, या नेचर के बारे में बता रहे होंगे, एक्सटेंट के बारे में बता रहे होंगे, तो वो सारे फैक्ट्स क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सही, फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ए इज ट्राइड फॉर मर्डर बी, इन दिस केस द फॉलोइंग आर द फैक्ट एंड इशू। क्या है हमारे फैक्ट एंड इशू? ए मर्डर्ड बी, कि भैया ए ने बी को मारा है, ये भी क्या हमारा फैक्ट एंड इशू है। वेदर ए हैड इंटेंशन टू किल बी, क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, ये भी क्या है हमारा? फैक्ट एंड इशू है। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो उसकी पनिशमेंट को डिसाइड करेगा, फैक्ट एंड इशू क्या करते हैं? हमारी पनिशमेंट को डिसाइड करवाते हैं। कैसे डिसाइड करवाते हैं? ए की इंटेंशन ही नहीं थी बी को मारने के लिए,
ए को किसी ने फोर्स करा, लाइक उसकी मदर को किडनैप कर लिया, या तू उसे नहीं मारेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे, ऐसी कोई थ्रेट दिया गया, तो क्या उसकी इंटेंशन थी बी को मारने के लिए, या कोई हमारा क्या हो गया नेग्लिजेंसी हो गई, एक्सीडेंट हो गया गलती से, तो ये सब चीजें भी देखी जाएंगी। क्लियर? वेदर द फैक्ट ऑफ ए इज कवर्ड अंडर एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, जैसे मैंने बात करी कोई जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात हो, तो ये सब चीज क्या है, ये सारे ही हमारे क्या कहलाएंगे, फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thus, a fact in which is any disputed fact in a case, the adjudication upon which determine the rights and liabilities of the party in a suit or proceeding। तो फैक्ट एंड इशू क्या है, जो भी चीज हमारी क्या कर रहे हैं हमारे एडजुडिकेशन में, और जो डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज को, किसके राइट्स और लाइबिलिटीज को, हमारे नहीं, पार्टीज के। क्लियर? किसी भी सूट में और किसी भी प्रोसीडिंग्स में, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल देखें, राइट अगर हम उसी केस को लेते हैं, मर्डर वाले केस को, तो उसके राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, या अगर हम कॉन्ट्रैक्ट वाले के एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, उस पार्टी को 10 लाख रुपीज मिलने थे, तो वो क्या था, उसका राइट था। सामने वाले पार्टी के ऊपर क्या हो रही थी, एग्जिस्टेंस हो रही थी किस चीज़ की, लाइबिलिटी की, वो भी प्रूव करेगा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, तो वो सारे फैक्ट क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। कोई भी हमारे केस में, कोई भी प्रोसीडिंग्स में जो डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे क्या राइट्स और लाइबिलिटीज को, पार्टीज को, तो वो सारे फैक्ट्स क्या कहलाएंगे, फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। क्लियर? From the definition of fact and issue, it is clear that fact will qualify to be a fact and issue only when that fact is crucial to determine the question of right and liability। अब हमें इतना तो क्लियर हो चुका है किस चीज से, सेक्शन 3 की डेफिनेशन से फैक्ट एंड इशू की, कि कब एक फैक्ट क्वालिफाई करेगा, यानी कि कब एक फैक्ट एंड इशू कहलाएगा, ओनली व्हेन दैट फैक्ट बाय इटसेल्फ, यानी कि वो इंडिविजुअल फैक्ट ही क्या कर रहा हो, डिटरमाइन कर रहा हो किसी चीज को, किस चीज को, जो हमने 12 पॉइंट पढ़े थे, या किसी और फैक्ट के साथ कनेक्शन में होकर डिटरमाइन कर रहा है किस चीज को, क्वेश्चन ऑफ राइट को, लाइबिलिटीज को, तो वो हमारा फैक्ट क्या कहलाएगा, फैक्ट एंड इशू कहलाएगा। Thus, it can also be stated that all facts which are essential for determining right, duty, disability, liability in questions and asserted by one party or denied by the other party is called fact and issue। तो देखिए, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज और लाइबिलिटीज, डिसेबिलिटीज की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट के बारे में बता रहे हैं फैक्ट्स, वो हमारे फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। एक पार्टी उसे क्या करेगी, असर्ट करेगी, यानी कि क्लेम करेगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी, डिनाइड करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम वही वाला लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, एक पार्टी कह रही थी कि मुझे बी वाली पार्टी से 10 लाख रुपीज लेने हैं, बी वाली पार्टी कह रही है कि मुझे नहीं देने, डिनाई कर रही है कि मैं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो तभी तो डिस्प्यूट हुआ। एक पार्टी असर्ट करेगी अपने राइट्स के बारे में, दूसरी पार्टी क्या करेगी, डिनाई करेगी उस चीज को, और वही फैक्ट्स क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। क्लियर? इन सिविल मैटर्स फैक्ट एंड इशू आर असर्टेन बाय फ्रेमिंग इशू। अगर हम सिविल मैटर्स में बात करते हैं तो फैक्ट एंड इशू को असर्टेन कैसे करा जाता है, बाय फ्रेमिंग इश्यूज। और अगर हम क्रिमिनल मैटर्स में बात करते हैं तो थ्रू किसके जरिए कहा जाता है, थ्रू एलिगेशन एंड पुलिस रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट द फैक्ट एंड इशू। जो भी मैटर्स क्या होते हैं हमारे क्रिमिनल मैटर्स में, अगर हम बात करते हैं एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसमें, पुलिस रिपोर्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, फैक्ट एंड इशू को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फैक्ट एंड इशू ऑफ फैक्ट मोस्ट एंड कंफ्यूजिंग क्यों बोला, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बच्चों को अब कंफ्यूज करेंगे, अपने साथियों को पूछना क्या डिफरेंस है भैया फैक्ट एंड इशू में, इशू ऑफ फैक्ट में बताओ, उनसे जाके पूछना। मजा तो तब आएगा ना कि लॉ कक्षा से पढ़ रहे हैं, अगर आप तभी तो जाके कहेंगे कि लॉ कक्षा से पढ़ रहे हैं कि हमें तो आते हैं कंसेप्ट। क्लियर? तब जाके मजा आएगा। फैक्ट एंड इशू क्या होता है और इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। फैक्ट एंड इशू हमारी इंडियन एविडेंस में टर्म यूज होती है, इशू ऑफ फैक्ट हमारी कहाँ होती है, सीपीसी में यूज होती है ये टर्म। क्लियर? सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, अब यहाँ कौन सा एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 हमें किस बारे में बताता है, फैक्ट एंड इशू के बारे में बताता है। द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइनिंग फैक्ट एंड इशू फर्दर क्लैरिफाइज दैट वेयर एन issue of fact is recorded between the parties under order 14 rule 1 of the CPC, the answer given by the parties is response to such issue of fact is called fact and issue। अब यहां से हमें दो चीज समझनी है। हमारा सबसे पहली बात, हमारा जो फैक्ट एंड इशू टर्म है वो कहाँ यूज होती है, इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज होती है, और जो हमारी इशू ऑफ फैक्ट है वो टर्म कहाँ यूज होती है, सीपीसी में यूज होती है। ये हमारे पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। फैक्ट एंड इशू हमारी क्या होती है,
हमारी आंसर की फॉर्म में होती है। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट में वो क्या है, हमारी जो फैक्ट एंड इशू है वो क्या है, एक तरीके से आंसर है, और हमारा इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। क्लियर? जब कोई भी हमारा इशू ऑफ फैक्ट क्या करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है बिटवीन द पार्टीज, और उसको आंसर देने के लिए जो पार्टीज क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, उस फैक्ट वो क्या कहलाता है, हमारा फैक्ट एंड इशू कहलाता है। क्लियर? अब समझते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहेगा, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ए कहता है कॉन्ट्रैक्ट है मेरा बी के साथ, बी कहता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है के साथ। तो ये क्या हो गया, हमारा इशू ऑफ फैक्ट। क्लियर? अब इस चीज के लिए जो ए एंड बी क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ हमारे राइट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटीज, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स, जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए थे किसमें, फैक्ट एंड इशू में, तो वो सब चीज को फैक्ट क्या करेंगे, बताएंगे वो सारे। यानी कि इस चीज का आंसर कि उनके बीच में फैक्ट, यानी कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, जो सारे फैक्ट्स होंगे वो सारे फैक्ट्स क्या कहलाएंगे, फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। तो यहां से पता चला जो क्वेश्चन की फॉर्म में आया था कि उनके ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो वो क्या कहलाया, हमारा इशू ऑफ फैक्ट। और जो सारे फैक्ट्स जो हम प्रूव करेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, यानी कि आंसर फॉर्म में क्या है, उस चीज का आंसर कौन दे रहा है, वो क्या है, फैक्ट एंड इशू। क्लियर बच्चों? एन इशू ऑफ फैक्ट इज फ्रेम्ड व्हेन अ मटेरियल proposition of law or fact is asserted by one party and denied by the other party. क्लियर? एक पार्टी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डिनाइड कर रही है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्लियर? Thus a fact and issue is the fact which the plaintiff, अब यहां देखना, plaintiff proves to support his claim and defendant proves to defend his case। यानी कि plaintiff ए कह रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और उसके लिए वो क्या करेगा, प्रूफ देगा। दूसरा पार्टी क्या है, जो डिफेंडेंट है, वो क्या करेगा, प्रूव करेगा, अपने केस को क्या करेगा, डिफेंड करेगा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्लियर? तो जो वो प्रूफ्स देंगे, जो वो चीज करेंगे, यानी कि आंसर करेंगे, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, हमारी फैक्ट एंड इशू कहलाएगी। और क्वेश्चन क्या कहलाया जाएगा कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्लियर? इशू ऑफ फैक्ट इज टर्म यूज्ड इन सीपीसी 1908 which is a material proposition of fact which has been asserted by one party and has been denied by the other party। एक पार्टी कह रही कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डिनाइड कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ये क्या कहलाएगा, इशू ऑफ फैक्ट कहलाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एन इशू ऑफ फैक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो हमारा इशू ऑफ फैक्ट है वो किस फॉर्म में होता है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन की फॉर्म का मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने कहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, बी ने क्या करा, दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि मेरे ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब इशू ऑफ फैक्ट क्या है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, ये इशू ऑफ फैक्ट है। तो किस फॉर्म में, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, कि ए के बीच में और बी के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्लियर? द एंटायर ट्रायल इन द सिविल प्रोसीजर इज अबाउट प्रूविंग और डिसप्रूविंग सच इशू ऑफ फैक्ट। अगर पूरा ट्रायल की बात करते हैं तो पूरा जो ट्रायल होता है सिविल प्रोसीजर में, तो क्या होता है, इज अबाउट प्रूविंग और डिसप्रूविंग सच इशू ऑफ फैक्ट। इसी इशू ऑफ फैक्ट को प्रूव करते हैं और डिसप्रूव करते हैं। यानी कि ए पार्टी क्या करेगी, प्रूव करेगी किस चीज को, कि भैया इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ फैक्ट क्या था कि ए ने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, तो ए प्रूव करेगा, बी क्या करेगा, उसे डिसप्रूव करेगा कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो पूरा ट्रायल के बारे में बात करते हैं सिविल प्रोसीजर में, तो बस क्या होता है, प्रूव करना और डिसप्रूव करना। एक पार्टी क्या करेगी, प्रूव करेगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसे डिसप्रूव करेगी। क्लियर? फैक्ट एंड इशू इज वन टर्म यूज्ड इन द एविडेंस एक्ट एंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एक्चुअली प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट इशू। और अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कौन सी टर्म डिफाइंड है, हमारी फैक्ट एंड इशू डिफाइंड है। क्लियर? इफ द पर्टिकुलर इशू ऑफ फैक्ट have been framed for the purpose of Code of Civil Procedure 1908, then that the fact has to be asserted or denied in order to answer that issue of fact will be called fact and issue for the purpose of the Indian Evidence Act। अगर हम issue of fact के बारे में बात करते हैं तो जो उसका आंसर करते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो गया, और वो किस सेंटेंस में हो गया, असर्टिव सेंटेंस में हो गया, यानी कि आंसर फॉर्म में हो गया। तो देखिए जो हमारे इशू ऑफ फैक्ट के जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो उन्हें आंसर कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है ए के बीच में, तो वो सारे चीज क्या हो गई हमारे, वो सारे फैक्ट्स क्या कहलाए जाएंगे, फैक्ट एंड इशू कहलाए जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। फॉर एग्जांपल, अब जो मैं एग्जांपल इतनी देर से समझा रहा था उस एग्जांपल से ध्यान से समझना। ए सूड बी, ए ने बी के ऊपर केस करा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है।
ए असर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज डिनाइड बाय द बी। ए ने असर्ट करा कि भैया हम एग्जिस्टेंस है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और बी ने क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द कोर्ट रिकॉर्डेड एन इशू ऑफ फैक्ट, तो कोर्ट ने क्या रिकॉर्ड करा, इशू ऑफ फैक्ट करा, वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो इशू ऑफ फैक्ट क्या है, वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंस में कोर्ट ने क्या कहा, वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो इशू ऑफ फैक्ट क्या हो गया, इशू ऑफ फैक्ट क्या, क्या ए के और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर द असर्शन ऑफ ए दैट द कॉन्ट्रैक्ट existed and of B is that there was no contract as such constitute fact and issue as per section 3 of the Indian Evidence Act। अब देखिए ये क्या कर रहा है, assertion कर रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ, मेरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है बी के साथ। बी क्या कर रहा है, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, बी कह रहा है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वो सारे जो फैक्ट्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जो आंसर करेंगे कि फैक्ट है या नहीं, यानी इशू ऑफ फैक्ट को जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, बिल्कुल सही फैक्ट एंड इशू कहलाएंगे। किसमें, सेक्शन 3 में। किस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्लियर। वी कैन कंक्लूड दैट इशू ऑफ फैक्ट किस फॉर्म में होते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में होते हैं, और हमारे फैक्ट एंड इशू किस फॉर्म में होते हैं, असर्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि आंसर फॉर्म में होते हैं। क्लियर। यही पूछ लेना आप किस ऑर्डर नंबर में डिफाइंड है हमारा इशू ऑफ फैक्ट, जो मैंने आपको पीछे नोट्स में बताया था, ऑर्डर नंबर 14। देखिए, कम टू द बैक स्लाइड, ऑर्डर नंबर 14, रूल 1। क्लियर। तो देखो बच्चे, नॉलेज अटेन कर रहे हो, अच्छी जगह यूज करना और अच्छी तरीके से आंसर को एक्सप्लेन करना। क्लियर। एग्जाम्स में और टीचर्स जैसे डिबेट होती हैं, अगर आप अच्छे कॉलेज में हैं, किसी भी लॉ फैकल्टी अगर अच्छी आपकी फैकल्टी है, तो उन टीचर से आपको देखना कि मैम कोई भी क्विज कंपटीशन करवाइए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए। ये जो हेजिटेशंस होती है ना, जो डर लगता है कि यार टीचर के सामने बोल पा नहीं रहे, तो वो खुलेगा कैसे, जब बोलोगे। बच्चों, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, किसी भी टाइप की, यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, सब्जेक्ट से आपको क्या हो चुकी है, हेट हो चुकी है, तो मेरे पास आओ, मुझे डीएम करो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करो कि सर हमें ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट से भागा नहीं जा सकता। अगर आप एविडेंस छोड़ोगे, आगे फ्यूचर में फिर आएगा। आपने कहा चलो यार एग्जाम में कैसे भी करके दिया आया, बस मैं पास हो गया, फिर फ्यूचर में जब आएगा तब क्या करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब आएगा एविडेंस, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, तब क्या करोगे, कब तक भागोगे बच्चों, लॉ से कब तक भाग लोगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो भैया आप लॉयर हो, और आपकी लॉयर की बात बताऊँ, लॉयर क्या होते हैं, एडवोकेट्स क्या होते हैं, सच बताऊँ तो वो जिंदगी भर बच्चे रहते हैं। सर मतलब बड़े ही नहीं होंगे, नहीं, पूछो क्यों। लॉ की जिंदगी में अगर आप आ गए, अगर आपने लॉ फील्ड में, सच बताऊं तो आ गए, तो आप बचपन से लेके, यानी कि अपनी जो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक तो पढ़ोगे ही, और उसके बाद भी जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा मतलब देखो बच्चे, जजमेंट्स होते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जजमेंट्स देता है, उन्हें क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स कहते हैं। और वो क्या होती है, हमारे लोअर कोर्ट्स पे क्या रहते हैं, बाइंडिंग नेचर के रहते हैं। क्लियर। तो ये सब चीज़ पढ़नी पड़ती है, अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ती है, लॉ से कनेक्ट रहना पड़ता है, केसेस पढ़ने पड़ते हैं, सब्जेक्ट को डीपली समझना पड़ता है। कौन सा, जैसे एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो कौन सा हमारे फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा एडमिसेबल है, किस पॉइंट पे कौन सा जजमेंट आया है जिसके बिहाव पे आपके उस केस के फैक्ट, अगर कोई भी हमारा लैंडमार्क जजमेंट है तो उसके केस के फैक्ट जो है, हम अगर आपके केस के फैक्ट से सिमिलर है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके कह सकते हैं जज साहब इस फैक्ट में ये हेल्ड हुआ था, सॉरी इस केस में ये हेल्ड हुआ था, और इस केस के फैक्ट मेरे केस के फैक्ट से सिमिलर है, तो मे बी प्रोबेबली मुझे यही जजमेंट मिलना चाहिए। और ऐसा ही होता है, जनरली यही होता है कि अगर सेम फैक्ट्स हैं किसी केस के, दूसरे केस में, तो जजमेंट सेम होता है। क्लियर। तो ये सब चीज़ क्या करनी है, बहुत पढ़नी पड़ती है बच्चों। तो इसलिए पढ़ाई में अपना लव क्रिएट कर लो, सच बताओ। एविडेंस एक्ट हो गया, सीपीसी हो गया, लॉ है ना, लॉ सिंपल सी बात कहूँ तो नसों के अंदर घुसा लो, लॉ को नसों के अंदर पढ़ते रहो। और सच कह रहा हूँ, इंटरेस्ट क्रिएट तब हो जब सब्जेक्ट समझ आएगा। बस ये फिलॉसफी इतनी एंड करते हैं, कम टू द टॉपिक। मैटर्स इन इशू। अगर हम बात करते हैं इश्यूज के बारे में, तो दो तरीके के इशू होते हैं हमारे, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू, और सेकंड इशू क्या होते हैं, कोलैटरल्स और इंसिडेंटल्स इन इशू। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू के बारे में, तो ऐसे इशू जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे एसेंशियल होते हैं।
और अगर हम बात करते हैं कोलेट्रल और इंसिडेंटल इन इशू के बारे में, तो जो इशू हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल नहीं होती, तो क्या एसेंशियल नॉट एसेंशियल, जो हमारे एसेंशियल है उन्हें हम इश्यूज को क्या कहेंगे, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू, और जो हमारे एसेंशियल नहीं होंगे उन इश्यूज को क्या कहेंगे, कोलेट्रल और इंसिडेंटल इन इशू। क्लियर। अब जो हमारे एसेंशियल इश्यूज हैं यानी कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू हैं, तो एक पार्टी क्या करेगी, या तो रेज करेगी उन इश्यूज को या तो नहीं रेज करेगी। अगर नहीं रेज करे तो बात ही खत्म हो गई। अगर रेज करे गए तो एक पार्टी ने रेज करें तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, या तो एडमिट करेगी या डिनाइड करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में केस है। अब उस केस में कुछ हमारे एसेंशियल इश्यूज होंगे। अब ए क्या कर रहा है, उन इश्यूज को रेज कर रहा है। अगर रेज नहीं कर रहा तो बात खत्म। अगर वो इश्यूज को रेज कर रहा है तो बी क्या करेगा, या तो एडमिट कर लेगा कि हाँ भैया मैं इस, जैसा फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, ए ने कहा कि आपके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ए ने कहा बी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बी ने क्या कहा, एडमिट कर लिया। क्लियर। अगर उन्होंने इशू रेज नहीं करा तो बात ही अलग है। अगर बी ने एडमिट कर लिया तो क्या हो गया, रेज हुआ था बट बी ने एडमिट कर लिया। क्लियर। अगर बी ने डिनाइड करा, यानी कि ए ने असर्ट करा, ए ने क्लेम करा कि तेरे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और बी ने कहा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने क्या करा, डिनाइड कर दिया। तब क्या होगा, इशू ऑफ फैक्ट बनेगा। इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, बताया था ना, बिल्कुल याद करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, या तो अब क्या बन गया, बिल्कुल सही, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। बी ने डिनाइड कर दिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ए कह रहा है मेरा, एक ने कहा कि मेरे बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने कहा मेरा ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो प्रॉब्लम आ गई कि भैया कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो क्वेश्चन बन गया वेदर द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर। अब उसका जो आंसर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट एंड इशू कहलाते हैं। क्लियर। होपफुली अब आपको एग्जाम्पल और चार्ट फॉर्म की वजह से ये पूरा टॉपिक कहाँ से इशू शुरू होता है, वो रेज होता है, रेज के बाद या तो दूसरी पार्टी एडमिट करेगी या दूसरी पार्टी डिनाई करेगी, तो फिर क्या होगा, इशू ऑफ फैक्ट बनता है। इशू ऑफ फैक्ट का उसका आंसर क्या करते हैं, फैक्ट एंड इशू करते हैं। ये पूरा चार्ट फॉर्म आपको समझ आ चुका। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The matters which are directly and substantial in issue which have been denied by the opposite party। देखिए अगर हम बात करते हैं जो मैटर्स हमारे क्या हैं, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इन इशू है, जिसे दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी क्या करिए, डिनाइड कर रही है। द कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज ऑफ फैक्ट्स अपॉन सच मैटर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ट्रायल विल बी डन अपॉन दोस मैटर्स। इन ऑर्डर टू दीज, याद रखना, इन ऑर्डर टू आंसर दीज इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, द फैक्ट विच हैज established will be called fact in issue। तो भैया आप देखिए, जो ये फैक्ट एंड इशू के बारे में बात करते हैं, फैक्ट एंड इशू क्या था भैया, आंसर जो देगा इन इशू ऑफ फैक्ट का, तो वो क्या कहलाएगा, फैक्ट एंड इशू कहलाएगा, जैसे कि मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। Thus it can be seen that the matter in issue is much wider term। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी मैटर इन इशू है वो बहुत ज्यादा क्या है, वाइडर टर्म है एज कंपेयर्ड टू द फैक्ट एंड इशू। किससे कंपेयर में, हमारे फैक्ट एंड इशू में। क्योंकि देखिए अगर हम चार्ट फॉर्म को याद करते हैं तो चार्ट फॉर्म में क्या था, मैटर इन इशू। मैटर इन इशू में दो इशूज, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू, कोलेटरल एंड इंसिडेंटल इन इशूज, नॉट एसेंशियल, एसेंशियल, रेज्ड, नॉट रेज्ड। रेज में एडमिसिबल बाय द अपोजिट पार्टी, यानी कि एडमिटेड बाय द अपोजिट पार्टी, डिनाइड बाय द अपोज्ड पार्टी। क्लियर। फिर हमारा क्या आ गया, हमारा इशू ऑफ फैक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, फैक्ट एंड इशू आंसर फॉर्म में। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारी टर्म है, कौन सी टर्म, बिल्कुल सही, मैटर्स इन इशू, वो बहुत ज्यादा क्या है, वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन ऑफ फैक्ट इन इशू। क्लियर। इफ द मैटर इन इशू इज जीन्स देन द फैक्ट इन इशू इज स्पीसीज। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, रेलिवेंसी। अगर हम बात करते हैं रेलिवेंसी के बारे में तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेलिवेंसी, लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल रेलिवेंसी। यानी कि अगर हम रेलिवेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे कुछ फैक्ट क्या होते हैं, लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट, कुछ फैक्ट क्या होते हैं हमारे, लीगल रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर। लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, पहले उससे समझेंगे, और कब लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट क्या बन जाते हैं, लीगल रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। इलॉजिकल तो थिंग को कंसीडर करता ही नहीं है हमारा लॉ। अगर हम बात करते हैं तो लॉ डिडंट रिकॉग्नाइज द इलॉजिकल थिंग्स। लॉजिकल रिलेवेंसी इज द कनेक्शन बिटवीन टू फैक्ट्स। लॉजिकल रिलेवेंसी क्या होती है, ऐसा कनेक्शन होता है दो फैक्ट्स के बीच में, इन विच वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट। एक फैक्ट क्या होता है, दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होता है, दैट द हैपनिंग ऑफ वन फैक्ट पॉइंट्स एट द हैपनिंग ऑफ द अदर फैक्ट। एक फैक्ट की हैपनिंग अदर फैक्ट की हैपनिंग को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। क्लियर। द हैपनिंग ऑफ द वन फैक्ट पॉइंट्स, दूसरे फैक्ट की हैपनिंग में क्या कर रहा है, पॉइंट्स कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है एट द हैपनिंग ऑफ द अदर फैक्ट। देयर इज अ
लॉजिकल और रैशनल कनेक्शन की, उन फैक्ट्स के बीच में क्या है, लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रेलिवेंसी। यानी कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट की, यानी कि एक फैक्ट की हैपनिंग दूसरे फैक्ट की हैपनिंग में क्या कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई लड़का है, कोई आसपास घर के घूम रहा था एक सामने वाले घर के 5 बजे के दौरान। 5 बजे के दौरान कोई लड़का आसपास घूम रहा था उसके घर के पास। मैंने देख लिया लड़का, फॉर एन एग्जाम्पल, लड़के का नाम है मुकुल और लड़की का नाम है शिवानी। मुकुल शिवानी के घर के आसपास घूम रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। क्लियर? अब 5:15 में शिवानी के घर से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। क्लियर? तो मैंने बाहर आया तो देखा, फिर आवाज आनी बंद हो गई, तो मुझे लगा शायद ऐसी क्या है, मैंने ऐसी सुन ली होगी आवाज। अब 5:55 में मैंने मुकुल को भागता हुआ देखा और उसकी शर्ट में ब्लड स्टेन थे, यानी ब्लड के खून के थप्पे थे। क्लियर? या ब्लड लगा हुआ था, उसकी नेक पे ब्लड था। क्लियर? अब 6 बजे हमें पता चला कि शिवानी के घर में डेथ हो गई। अगर हम देखें तो कहीं पे भी मैंने मुकुल को घर में जाता हुआ नहीं देखा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो दूसरे फैक्ट की हैपनिंग पे पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारे फैक्ट क्या कहलाते हैं, लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं। और जब लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट फॉल करते हैं कहां, अंडर सेक्शन 62 टिल सेक्शन 55, तो वो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट क्या बन जाते हैं, बिल्कुल सही, लीगल रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। लीगल रेलिवेंसी, लॉजिकली रेलिवेंसी become legal relevancy, logical fact become legal relevant fact if it fall under section 6 to section 75 of the Indian Evidence Act 1872. Clear bachcho? Every legal relevant fact that is a fact which fall under section 6 to till section 55 will also be logical relevant. अगर कोई भी फैक्ट हमारा सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक फॉल कर रहा है, वो फैक्ट क्या कहलाएगा, रिलेवेंट फैक्ट तो कहलाएगा। कौन सा रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, लीगल रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। क्योंकि शुभम सर ने बताया कोई भी फैक्ट हमारा 6 से लेके 55 सेक्शन के अंदर आ रहा है, यानी अंदर आ रहा है, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा, लीगल रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। बट वो फैक्ट क्या होगा, लॉजिकल रेलिवेंट भी तो होगा, क्योंकि लॉ तो रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है लॉजिकल थिंग्स को। अगर वो लॉजिकल रेलिवेंट होगा और वो कहां फॉल करेगा, अंडर सेक्शन 62 टिल सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो वो क्या बन जाएगा, रेलिवेंट बन जाएगा। कौन सा रेलिवेंट, बिल्कुल सही, लीगल रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। क्लियर? तो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट जब फॉल डाउन करेगा सेक्शन 6 से लेके 55 तक, तो वो क्या बन जाएगा, लीगल रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर? सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट द लॉजिकल रेलिवेंस इज अ जीनस एंड द लीगल रेलिवेंस इज अ स्पीसीज। क्योंकि लॉजिकल रेलिवेंस में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जब वो स्पीसीज, यानी कि क्या कहने का मतलब है, लॉजिकल रेलिवेंस तो जीनस है और हमारा क्या है, लीगल रेलिवेंट स्पीसीज है। क्योंकि लीगल रेलिवेंट कहां से कहां तक डिफाइन है, 6 से लेके बिल्कुल सही 55 तक। बट लॉजिकल रेलिवेंसी में तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बट जब लॉजिकल रेलिवेंस क्या आ जाएगा, लीगल रेलिवेंट के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बिल्कुल सही लीगल रेलिवेंसी कहलाएगा। यानी कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक के अंदर आ जाएगा हमारा लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, लीगल रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। क्लियर? एवरी लीगली रेलिवेंट फैक्ट हैज टू बी ऑल्सो लॉजिकली रेलिवेंट। सारे हमारे लीगल रेलिवेंट फैक्ट क्या कहलाएंगे, लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। क्योंकि लॉजिकल रेलिवेंट क्या है, जीनस है, और लीगल रेलिवेंट क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज क्योंकि डिफाइंड है 6 से लेकर 55 तक में जो फैक्ट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे, लीगल रेलिवेंट फैक्ट। क्लियर बच्चों? द एविडेंस एक्ट कैन नॉट रिकॉग्नाइज अ फैक्ट टू बी अ लीगली रेलिवेंट अनलेस द फैक्ट हैज अ लॉजिकल कनेक्शन विद सम अदर फैक्ट। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा फैक्ट को टू बी अ लीगल रेलिवेंट फैक्ट। एक फैक्ट को कब तक, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एक फैक्ट को कब तक लीगल रेलिवेंट फैक्ट कंसीडर नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, दैट फैक्ट हैज अ लॉजिकल कनेक्शन विद सम अदर फैक्ट। जब तक उस फैक्ट का लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा दूसरे फैक्ट के साथ, तब तक उस फैक्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा लीगली रेलिवेंट फैक्ट। जब तक एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ लॉजिकल कनेक्शन नहीं होगा, तब तक इंडियन एविडेंस एक्ट उस फैक्ट को
क्या रिकॉग्नाइज नहीं करेगा? रेलिवेंट फैक्ट। कौन सा रेलिवेंट फैक्ट? लीगली रेलिवेंट फैक्ट क्या नहीं करेगा? रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्लियर? लॉ कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इलॉजिकल थिंग्स। हमारा जो लॉ है वो क्या इलॉजिकल थिंग्स को क्या करता है? रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो तभी हमने रेलिवेंसी किस किस की पढ़ी है? लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट यानी कि लॉजिकल रेलिवेंसी, और बिल्कुल सही लीगल रेलिवेंसी। ए लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट विल बिकम लीगली रेलिवेंट फैक्ट इफ इट फॉल विद इन सेक्शन 6 टिल सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट क्या बन जाएगा? विल बिकम लीगल रेलिवेंट फैक्ट। लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट हमारा क्या बन जाएगा? लीगल रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। कब? इफ इट फॉल अंडर, है ना, इफ इट फॉल विद इन द सेक्शन 6 टू टिल सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर कोई भी फैक्ट हमारा लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट हमारा सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 के अंदर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? वो फैक्ट लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट क्या बन जाएगा? लीगल रेलिवेंट फैक्ट बन जाएगा। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑल फैक्ट विच आर लॉजिकल रेलिवेंट मे नॉट बी आर लीगल रेलिवेंट। देखिए, हमारा अगर कोई फैक्ट लॉजिकल रेलिवेंट है तो ऐसा जरूरी नहीं है वो क्या हो? लीगल रेलिवेंट भी हो। क्योंकि देखिए, लीगल रेलिवेंट फैक्ट क्या है? अगर कोई भी फैक्ट फॉल अंडर या फॉल विद इन दिस सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, हमारा लीगल रेलिवेंट फैक्ट। बट लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट में बहुत सारे फैक्ट आ जाएंगे जो जिनका क्या होगा? लॉजिकल कनेक्शन होगा। वन फैक्ट इज सेड टू बी अ लीगली रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक फैक्ट को कब लीगली रेलिवेंट फैक्ट कह सकते हैं? जब व्हेन वन इज कनेक्टेड, यानी कि एक फैक्ट कनेक्ट हो किससे? दूसरे फैक्ट से। किस वेज में? जो हमारे वेज के इसमें रेफर्ड करे गए हैं, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 55 तक क्या करे गए हैं? वेज रेफर्ड करे गए हैं। तो हम उस फैक्ट को क्या कह सकते हैं? लीगली रेलिवेंट फैक्ट कह सकते हैं। क्लियर? वट एवर इज लीगली रेलिवेंट इज लॉजिकली रेलिवेंट। जो भी हमारा लीगली रेलिवेंट है वो लॉजिकल रेलिवेंट होता है, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि देखिए, यहां इस पॉइंट में क्या कहा, सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? हमारे लीगली रेलिवेंट फैक्ट हमेशा लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट तो होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा ये वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी कि जो हमारे लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट है वो हमेशा क्या हो? लीगली रेलिवेंट फैक्ट हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कन्फेशन मेड to a police officer may appear to be a logically relevant but it is a legally irrelevant। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर को देना तो वो क्या कहलाता है? वो अपेयर होता है कि वो लॉजिकल रेलिवेंट है, बट इट इज लीगली इररेलेवेंट, या इट इज नॉट लीगली रेलिवेंट कह लीजिए या इररेलेवेंट कह लीजिए। क्लियर? कि जो हमारा क्या होता है? कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर होती है वो क्या होती है? लीगली इररेलेवेंट होती है, या कह लीजिए लीगली हमारी क्या होती है? नॉट रेलिवेंट। क्लियर? It is to be noted that the question of relevancy is a question of law which has to be decided by the judge। अगर हम बात करते हैं तो जो क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी है कि भैया ये फैक्ट हमारा रेलिवेंट फैक्ट है या नहीं है, क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी जो है हमारा वो क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और उसे कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा, और इट कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, और ये कभी भी रेज करी जा सकती है किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में। क्या? क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In any proceedings, court has to first examine as whether the fact proposed by the parties concerned is a relevant fact or not। तो सबसे पहले किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट क्या करेगी? फर्स्टली एग्जामिन करेगी कि वो फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट है या नहीं। इफ यस, यानी कि अगर वो रेलिवेंट फैक्ट है, इफ यस देन द प्रूविंग ऑफ एविडेंस ऑन द फैक्ट विल बी अलाउड। तो कोर्ट क्या कर देगी? उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, एविडेंस के लिए अलाउड कर देगी कि हाँ भैया अब ये रेलिवेंट फैक्ट है, इस फैक्ट पे आप क्या करो? अपने एविडेंसेस दो, पार्टी को कह देगी। क्लियर? एंड द कोर्ट विल ऑल्सो सी वेदर द फैक्ट हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड बाय पार्टी और नॉट। और कोर्ट क्या चेक करेगी? चेक करेगी फैक्ट हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड बाय द पार्टी और नॉट। हियर द कोर्ट हैज टू सी वेदर द ओरल and documentary produce are sufficient enough to prove the said to the satisfaction of court or not। तो देखिए, जो भी पार्टी क्या करेगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देगी या ओरल एविडेंस देगी, वो कोर्ट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Here the court has to apply its judicial mind to the evidences to satisfy itself and the fact has been sufficiently proved। अब कोर्ट क्या करेगी भैया? जो भी ओरल एविडेंस दिए गए हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए गए, तो कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करेगी, अप्लाई करेगी कि भैया ये एविडेंस क्या है? सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्लियर?
जो भी रेलिवेंट फैक्ट के लिए भैया जो प्रूव कर रहे हैं, एविडेंसेस दे रहे हैं, ओनली डॉक्यूमेंट, वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं कोर्ट को. Was the various relevant fact have been sufficiently or duly proved? Thereafter, the court has to apply judicial mind to see whether the chain of circumstantial substance is complete or not. अब देखिए जो हमारे कई सारे जो हमारे वेरियस हमारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, अगर वो प्रूव्ड होते हैं, कोर्ट को सेटिस्फाइड करते हैं, तो कोर्ट फिर अपना जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल करेगी और देखेगी कि ये चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल सब्सटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. क्लियर. तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि 5 बजे एक लड़का मुकुल नाम का शिवानी के घर के आगे घूम रहा है. 5:30 पे बचाओ बचाओ आवाज आई. 5:55 में हमने क्या देखा, उसे घर से जाता हुआ देखा और 6 बजे हमें पता चल गया कि शिवानी की डेथ हो गई और कमिट करा गया उसके साथ रेप. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या पता चल रहा है, हम देखेंगे, मतलब हम नहीं, कोर्ट क्या करेगी, अपना जुडिशियल माइंड को अप्लाई करेगी और देखेगी जो चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल सब्सटेंस है वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है. यानी कि देखो इस टाइम देखा गया रेलिवेंट प्रूव्ड हो रहे हैं और जो पूरी चेन है वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है. यानी कि पूरी वन हाइपोथेसिस कह लीजिए. वन हाइपोथेसिस का मतलब कि वन हाइपोथेसिस होना चाहिए कि जो पर्सन है मुकुल अक्यूज्ड है वो गिल्टी होना चाहिए. किसके लिए, ऑफेंस के लिए. क्लियर. तो वन हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि हमारे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिस सिचुएशन में हमें ऐसा लग रहा हो कि मुकुल गिल्टी नहीं है. अगर वन हाइपोथेसिस है केस में, और हमेशा केस में वन हाइपोथेसिस होता है कि अक्यूज्ड वाज गिल्टी, अगर फिर तो अक्यूज को क्या कर दिया जाएगा, पनिशमेंट दे दी जाएगी. क्लियर. इफ यस, देखिए यहां पे क्या कहा गया, चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल सब्सटेंस इज कंप्लीटेड. इफ यस देन इन क्रिमिनल केस कोर्ट विल गो फॉर कन्विक्शन. तो कोर्ट क्या दे देगी, कन्विक्शन कर देगी. अदरवाइज अक्यूटेड द अक्यूज, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, अगर चेन ऑफ सर्कमस्टांशियल सब्सटेंस पूरी नहीं हो रही है, वन हाइपोथेसिस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कि हमारा जो मुकुल पर्सन है अक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है, तो उस अक्यूज को क्या कर दिया जाएगा, अक्यूटेड कर दिया जाएगा. क्लियर. होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शायद वीडियो बड़ी भी हो गई हो, बट प्लीज इंपॉर्टेंट है तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सीक्वेंस वाइज देखना. अगर वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, टेक केयर.